नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में एक चर्चा इन दिनों बहुत ज़ोर शोर से चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर क्यों बनाया गया। जब कैबिनेट मिनिस्टर्स का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, अभी हाल ही में जो 43 मिनिस्टर बनाए गए हैं मोदी सरकार के नए मंत्री, उनका जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो नारायण राणे को सबसे पहले शपथ के लिए बुलाया गया उनकी सीनियरिटी की वजह से, क्योंकि 1999 में वो शिवसेना की जब सरकार हुआ करती थी, बीजेपी की और शिवसेना की महाराष्ट्र में, तो उस समय वो चीफ मिनिस्टर बने थे। महाराष्ट्र के सीनियर लीडर हैं, लंबे समय तक शिवसेना में रहे, बाद में कांग्रेस में भी चले गए, अपनी एक पार्टी भी बनाई थी। इसी वजह से उन्हें महत्व दिया गया और उन्हें सबसे पहले शपथ ग्रहण कराई गई। हालांकि कुछ लोगों का आकलन ये है कि नारायण राणे को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है, यह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। आपको मैं बताऊं कि मुंबई में हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस के जो पूर्व मुंबई के अध्यक्ष रहे हैं कृपाशंकर, उन्हें भी बीजेपी में शामिल किया गया है। और इन दोनों नेताओं को इतना महत्व दिया जाना, कृपाशंकर का बीजेपी में आना, नारायण राणे को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया जाना, इसका सिर्फ एक ही मकसद है बीजेपी का, और वो है बीएमसी का चुनाव जीतना। बीएमसी क्या है? बीएमसी ऐसे जैसे दिल्ली में एनडीएमसी है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये नगर पालिका की एक बॉडी है जो मुंबई को गवर्न करती है, जिसका प्रमुख मेयर होता है। और मेयर का दर्जा मुंबई में कुछ इस तरह का होता है जैसे किसी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हो। क्यों होता है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा? क्योंकि जो बीएमसी है उसका जो सालाना बजट है, आप जानते हैं कितने का है? 39,038 करोड़ रुपए का। ये तो एक मोटा मोटा अनुमान है, इसके अलावा पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए का इसका टैक्सेशन और दूसरी तरह के काम इसके होते हैं। इस पर पिछले 3 दशक से कब्जा है शिवसेना का। शिवसेना लगातार इसे डोमिनेट करती रही है और बीजेपी की अब ये कोशिश है कि इस बार बीएमसी को हथियाया जाए। और इसके लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्लान शुरू किया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव जीतने के लिए मिशन बीएमसी 2022 शुरू किया है। 2022 के शुरू में ये चुनाव होंगे। इससे पहले ये चुनाव 2017 में हुए थे और बीजेपी ने उसमें शानदार प्रदर्शन किया था। उस समय देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे। 227 सीटें होती हैं इसकी, जिसमें पार्षद, कॉरपोरेटर जिन्हें कहते हैं, वो चुने जाते हैं। और उसमें से शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी। खास बात क्या है? खास बात ये है कि दोनों एक साथ गुट में होने के बावजूद दोनों के बीच समझौते की सरकार चल रही थी, शिवसेना की और बीजेपी की, जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने कभी भी बीएमसी के चुनाव में समझौता नहीं किया। बीएमसी के चुनाव में ज़्यादातर दोनों अलग अलग ही चुनाव लड़ते रहे हैं और दोनों के बीच में काफ़ी मुकाबला नज़दीकी रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एक फ्रेंडली गेम है। जब किसी की सीटें कम पड़ जाती थी तो बीजेपी वाले शिवसेना को समर्थन दे देते थे। तो इसी वजह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चली हुई थी। लेकिन अब बहुत ही हार्ड एंड फास्ट एक कंपटीशन पैदा हो गया है। 2017 में जब 2 सीटों के अंतर से बीजेपी बीएमसी की मेयर की गद्दी कब्जाने में विफल रही, तो उसके बाद बीजेपी की आंख खुली और अब बीजेपी टारगेट कर रही है कि आने वाले 6, 7, 8 महीनों में बीएमसी के लिए ऐसी तैयारी शुरू कर दी जाए जिससे कि इस महत्वपूर्ण बॉडी को कब्जाया जा सके। इसका एक मैसेज भी जाता है, इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी होता है। लोगों का ये मानना है कि जो बीएमसी का चुनाव जीतता है उसे कहा जाता है कि ये देश की जो कमर्शियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है मुंबई, वो उसका राजा बन जाता है और इसका बड़ा राजनीतिक इन्फ्लुएंस है। इसका बड़ा एक मैसेज जाता है कि इससे एक बड़ी राजनीतिक जीत हासिल हो जाती है किसी पार्टी को। इसीलिए नारायण राणे को इतनी तवज्जो दी जा रही है। नारायण राणे कोंकण बेल्ट में बहुत प्रभावी हैं, मराठा नेता हैं और उनको मराठा नेता को कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने से इससे शिवसेना का भी नुकसान है। शिवसेना जो मराठा वोटों के आधार पर ही आगे बढ़ती है,
उसको भी डेंट करने की कोशिश बीजेपी ने की है। और साथ ही जो कृपाशंकर हैं, जो कांग्रेस के, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं पहले, उन्हें 2019 के चुनाव के समय उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी थी, तभी से उनके बारे में चर्चा थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों को ही जोड़कर देखा जा रहा है बीएमसी के चुनाव से। नारायण राणे ने अपने कैरियर की शुरुआत बीएमसी के कॉरपोरेटर के रूप में ही की थी। मराठी भाषी लोगों पर उनका प्रभाव है। हालांकि कुछ उनके जो राजनीतिक कैरियर हैं उसका थोड़ा उतार चढ़ाव मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 1952 की पैदाइश हैं नारायण राणे, और युवा अवस्था में ही शिवसेना से जुड़ गए थे, और जब वो अपने उम्र की 20s में थे तो वो बीएमसी के कॉरपोरेटर बन गए थे। इसके अलावा जो शिवसेना की चेंबूर शाखा है उसके प्रमुख बन गए थे। और 1999 में जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे और शिवसेना बीजेपी की सरकार थी और मनोहर जोशी को हटाया गया था, तो उस समय बाला साहब ठाकरे ने अपनी चॉइस से नारायण राणे को चीफ मिनिस्टर बनाया था। बाद में 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी देशमुख वाली, तो उस समय शिवसेना से उन्हें निकाल दिया गया। उन पर आरोप लगा कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में हैं, और उन्होंने तुरंत कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, और कांग्रेस सरकार में फिर उन्हें राजस्व मंत्री बना दिया गया था। और 2014 में वो शिवसेना के प्रत्याशी से 10,000 वोट से चुनाव हारे। कांग्रेस से उन्होंने 2 चुनाव लड़े, एक 2014 में और फिर एक शायद 2017 में लड़ा, जो एक बाईपोल था बांद्रा सीट से, और बांद्रा से भी वो बुरी तरह हारे थे, और उससे पहले वो जो 2014 का चुनाव लड़े थे वो भी हारे थे। तो उस समय हार के बाद उन्होंने फिर कांग्रेस से भी नाता तोड़ लिया था, और उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से एक पार्टी बना ली थी अपनी। बाद में उनका इरादा था कि हम बीजेपी से टाई अप करेंगे, लेकिन धीरे से उन्होंने ये पार्टी अपनी उसमें मर्ज ही कर ली। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ बीएमसी के चुनाव को देखते हुए फोकस किया है। देखिए बीजेपी की प्लानिंग कितनी बड़ी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की प्लानिंग कितनी दूर तक की बातें सोचती है। एक बड़े स्टेट के चुनाव के बजाय एक छोटे से चुनाव पर भी किस तरीके से फोकस किया जा रहा है, और बीएमसी के चुनाव को जीतने के लिए एक किसी नेता को जो दूसरी पार्टी से आया है उसे केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना देना, ये दिखाता है कि उस चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी फोकस्ड है। और ये जो चुनाव अब चल रहा है, ये जो फिलहाल अभियान चलाया है बीजेपी ने, जिसे कह रहे हैं कि मिशन बीएमसी 2022, इसके लिए उन्होंने एक इंचार्ज भी बना दिया है जिनका नाम है अतुल भटकलकर। और उनका मानना है कि पिछले चुनाव में हम मामूली अंतर से 2 सीटों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार निश्चित रूप से हम सफलता हासिल कर लेंगे। हालांकि शिवसेना और कांग्रेस इसे ज़्यादा वेटेज नहीं दे रही हैं। शिवसेना के सांसद हैं अरविंद सावंत, ध्यान होगा अरविंद सावंत पिछले दिनों क्यों सुर्खियों में आए थे। उन्होंने निर्दलीय सांसद हैं जो अमरावती की नवनीत राणा, उन पर कुछ कमेंट कर दिया था, उसके बाद वो चर्चा में आए थे, उस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। लेकिन अरविंद सावंत बिल्कुल बोल्ड टाइप के आदमी हैं, और उनका कहना है कि ये जो दोनों नेता हैं कृपाशंकर और नारायण राणे, दोनों को ही मुंबई पहले ही नकार चुकी है, और बीएमसी के चुनाव में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो रहे हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान, उनका बयान में पढ़ रहा था, उनका भी मानना है कि नारायण राणे और कृपाशंकर से बीजेपी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये दोनों भले ही ये मान रहे हों, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, उनका मानना है कि नारायण राणे शिवसेना की जितनी भी ट्रिक्स गिमिक्स हैं, जितनी भी उनकी तरकीबें हैं, उन सब से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और निश्चित रूप से वो आने वाले चुनाव में प्रभाव अपना कायम करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि उनकी जो खास बात है वो है कि मराठी भाषी में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है, और जो कृपाशंकर हैं उनकी हिंदी भाषी लोगों में अच्छी खासी पहचान है। और मुंबई की अगर बात करें तो 45 लाख के करीब लोग जो आबादी है वहाँ की, वो बोलती है मराठी। 28 लाख के करीब वहाँ पर गुजराती हैं, मुस्लिम लगभग 17 लाख हैं, और जो हिंदी भाषी हैं वो 30 से 35 लाख लोग हैं, जो ज़्यादातर बाहर के स्टेट से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, और उनका मुंबई बीएमसी के चुनाव में एक बड़ा रोल होता है। तो इन दोनों वोटों को, खासतौर से मराठी और हिंदी भाषी वोटर्स को फोकस करके बीजेपी ने नारायण राणे और कृपाशंकर को पार्टी में शामिल किया है। देखते हैं इस पर क्या होता है, और हमारा टारगेट ये रहेगा
कि हम बीएमसी के चुनाव को भी बारीकी से ट्रैक करते रहें, और मुझे लगता नहीं किसी और यूट्यूब चैनल पर ऐसा किया जा रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि हम अक्सर लाइव आते हैं और अगर मैं लाइव आऊँगा तो फिर आप मेरे से जुड़ नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप सुपर चैट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप ले जाने से ये काम बहुत आसान हो जाता है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।